गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी उसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट मनी। मनी का मतलब क्या होता है। हम सबको पता है कि सर रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग कोई भी चीज खरीदने जाते हैं दुकान में या फिर कोई भी चीज बेचने जाते हैं दुकान में, तो बदले में हमको या तो मनी देना पड़ता है या तो मनी किसी से लेना पड़ता है। अगर आप बेचने जा रहे हो तो आपको बदले में मनी मिलता है, अगर आप खरीदने जा रहे हो तो आपको मनी देना पड़ता है। तो सर उस मनी का जो ओरिजिन है वो कहां से है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। इकोनॉमी में मनी इंट्रोड्यूस्ड होने से पहले एक सिस्टम था जिसको हम लोग पढ़े हैं 9th या 10th क्लास में, 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जिसको हम लोग कहते थे बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। जहां पे क्या होता है कि कोई भी एक चीज पाने के लिए उसके बदले में उस आदमी को आपको कोई दूसरा चीज देना पड़ता है। व्हेन कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड फॉर वन अनदर देन दैट इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट इज मनी सप्लाई, कि इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कैसे होता है एंड हाउ टू मेजर दैट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, उसको कितना कैसे हम लोग मेजर करें कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारे इकोनॉमी में कितना मनी अवेलेबल है, कितने ऐसे करेंसीज अवेलेबल हैं, उन सारी चीजों को फिर हम लोग कैसे उसको मेजर करें, उसको हम लोग पढ़ेंगे मनी सप्लाई के अंदर। और मनी के बहुत सारे फंक्शन आपके किताब में दिए गए हैं, आपके सिलेबस के अंदर देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी। तो ये सारा चीज जो है वो फिर हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। चलिए, तो पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी। सर मनी बोलने से आप क्या समझते हो? वो कह रहा है इट इज समथिंग। मनी क्या होता है? इट इज समथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय ऑल। सर ये कोई ऐसा चीज है जिसको हम सब ने मान लिया है, which is generally accepted by all as a medium of exchange। कोई भी चीज खरीदने के वक्त एक जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, कुछ चीजें देने के बाद ही हम कुछ चीज मार्केट से खरीद सकते हैं, तो वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हम सब ने जिस चीज को मान लिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसी को हम लोग कहते हैं मनी। So money is something which is generally acceptable by all in the society as a medium of exchange। कोई भी चीज खरीदने या बेचने के वक्त जो एक कंसिडरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन का एक कोई ऐसा यूनिट जिसको हम सब ने मान लिया हो, उसी को तो हम लोग कहते हैं मनी। कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे भी कहते हैं कि मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी डज, इसका मतलब सर पैसे का डेफिनेशन वही बताता है जो पैसे के फंक्शंस को जानता हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सर पैसा जो कुछ करता है उसी से उसका डेफिनेशन भी निकल के आता है। जैसे कि हम पैसे को किस लिए यूज करते हैं, तो पैसे को हम यूज करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वही तो उसका डेफिनेशन है कि समथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय ऑल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट मनी। फिर दूसरा बंदा ये बोल रहा है कि सर मनी को हम लोग कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वैल्यू एनालिसिस के लिए भी यूज करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू के लिए भी यूज करते हैं। जैसे एक टीवी का वैल्यू कितना होगा, एक गोदरेज का वैल्यू कितना होगा, एक घर का वैल्यू कितना है, एक मार्कर पेन का वैल्यू कितना है, एक व्हाइट बोर्ड का वैल्यू कितना है, ये सब हम पैसे के टर्म में बोलते हैं कि टीवी 5000 का है, गोदरेज 10,000 का है, बोर्ड 2000 का है। तो क्या कर रहे हैं कि सर कोई भी एसेट हो, जब उसका वैल्यू निर्धारित करना रहता है, जब उसका वैल्यू डिटर्मिनेशन करना रहता है, तो फिर हम वहां पे मनी को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज करते हैं। तो वहीं से फिर दूसरा डेफिनेशन मनी का निकल के आता है कि मनी इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड as measure of value, which is used as standard of measure of value। या ठीक है, तो ये कुछ मनी के डेफिनेशन है। उससे मनी के अंदर जाने के पहले, उसके बारे में डिटेल स्टडी करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। क्या हम लोग बोल रहे हैं सर? बार्टर सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? ये पहले के जमाने में होता था सर। बार्टर सिस्टम मींस इट इज ए सिस्टम वेयर
कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर अनादर कमोडिटी। मान के चलिए एक बंदा है मिस्टर ए, दूसरा बंदा हो गया मिस्टर बी। ए को चाहिए राइस, ए को क्या चाहिए, राइस चाहिए, ठीक है, लेकिन राइस उसके पास नहीं है। किसके पास है सर, बी के पास है। बात को समझिए, ए को चाहिए राइस जो कि है किसके पास, बी के पास। अब सर बी को चाहिए क्या सर, व्हीट, गेहूं। बी को चाहिए व्हीट, अब वो किसके पास है, वो ए के पास है। तो करेंगे क्या, ए बी को दे देगा व्हीट, जबकि बी ए को दे देगा राइस। बात समझे, ए बी को दे देगा व्हीट और बी ए को दे देगा राइस। दिस इज नथिंग बट बार्टर सिस्टम। जब कोई चीज खरीदने के लिए, जब कोई चीज पाने के लिए बदले में हमको भी सामने वाले पार्टी को कोई प्रोडक्ट देना पड़ता है। व्हेन वन कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर द अनदर, चावल के बदले में गेहूं, राइस के बदले में व्हीट, तो उसी को हम लोग कहते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन अगेन देयर आर मेनी डिफिकल्टीज आर देयर विद बार्टर सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं कि देयर आर वेरियस लैकुनास, देयर आर वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के वो वक्त उसके साथ बहुत सारे ऐसे खामियां थी जिसको पूरा करने के चक्कर में फिर मनी का डिमांड आया, मनी को हम लोगों को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो व्हाट आर दोज डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर दोज लैकुनास, व्हाट आर दोज लिमिटेशंस व्हिच आर लाइंग विद बार्टर सिस्टम, जिसके वजह से मनी का इंट्रोडक्शन मार्केट में होता है, उसके ऊपर में थोड़ा गौर करेंगे। सर बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा जो एक डिसएडवांटेज था, सबसे बड़ा एक जो लिमिटेशन था, वो ये था कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। थोड़ा समझना पड़ेगा सर, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, क्या गारंटी है कि बी, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये इस तरह से बता सकता हूं कि ठीक है, ए को चाहिए राइस और बी को चाहिए व्हीट, ठीक है, ए को चाहिए राइस और बी को चाहिए व्हीट। तो अगर ए बी को व्हीट दे भी देता है, अगर ए बी को व्हीट दे देता है, लेकिन क्या गारंटी है कि हर सिचुएशन में बी के पास भी वो राइस रहेगा कि वो ए को दे पाएगा। आप समझ रहे हो बात, अगर ए है और बी है, ठीक है कि ए को कोई चीज चाहिए जो कि ऑलरेडी बी के पास अवेलेबल है, ए को जो चीज चाहिए वो ऑलरेडी बी के पास मौजूद है, लेकिन क्या गारंटी है कि जो चीज बी को चाहिए वो भी ए के पास होगा। फॉर एग्जाम्पल सर ए को राइस चाहिए और वो बी के पास है, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, ए को राइस चाहिए और दैट इज अवेलेबल विद बी, ठीक है, बी उसको दे सकता है, लेकिन बी को चाहिए लेदर आइटम, बी को चाहिए लेदर आइटम जो कि ए के पास नहीं है, ए के पास है व्हीट जो कि बी को नहीं चाहिए, बी को चाहिए लेदर और वो ए के पास अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि हमको जो चाहिए वो हमारे सामने वाले पार्टी के पास अवेलेबल है, लेकिन जो उसको चाहिए वो मेरे पास नहीं है। इसके चक्कर में क्या होता था, हम लोग अपने बीच गुड्स को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे। तो इसको हम लोग कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। पॉइंट 2 इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय लैक ऑफ डिविजिबिलिटी? उस टाइम में क्या होता था कि हम किसी पर्टिकुलर एसेट को डिवाइड नहीं कर पाते थे। क्या नहीं कर पाते थे सर? डिवाइड नहीं कर पाते थे। अब जैसे कि आज के डेट में अगर हमारे पास 2000 का कोई नोट है और मार्केट में हम खरीदने जा रहे हैं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका वैल्यू है 300, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इजीली डिवाइड द 2000 रुपीज नोट इनटू वेरियस 100 नोट एंड वी कैन पे ओनली 300 रुपीज टू द शॉपकीपर। इसका मतलब ये हुआ कि सर 2000 का नोट हमारे पास है, उसको फिर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हैं, मार्केट में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन पहले ये चीज अवेलेबल नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कि मैं किसी आदमी से लेदर प्रोडक्ट ले रहा हूं और बदले में उसको जो चाहिए वो भी मैं दे रहा हूं, लेकिन लेदर प्रोडक्ट लेने के बदले में उसको जो मैं कोई प्रोडक्ट उसको एक्सचेंज में दे रहा हूं वो एक्चुअली उस लेदर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा
वैल्यूएबल चीज है तो उसको मैं पार्ट करके, उसको मैं डिवाइड करके उसको मैं नहीं दे सकता। इसका मतलब उस टाइम में क्या होता था कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड नहीं कर पाते थे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप काट नहीं सकते, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी उस टाइम में था। थर्ड, डिफिकल्टीज इन स्टोरिंग वेल्थ। पहले के जमाने में जब बार्टर सिस्टम चलता था तो लोगों का वेल्थ कहने से हम लोग समझते थे कि उनकी खेतीबाड़ी से निकली हुई फसल या फिर उनके पास जो भी जानवर रहते थे, जो लोग की एनिमल हस्बेंड्री करते थे, तो उन लोगों के पास जो भी जानवर रहते थे, पालतू जानवर, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग पहले वेल्थ के नाम से जानते थे। तो चाहे वो आपके फसल हो गए या फिर चाहे वो आपके जानवर हो गए, इन सारे चीजों को एक लंबे समय तक आप अपने पास अपने वेल्थ के हिसाब से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक ना एक टाइम के बाद वो आइदर आपके जानवर मर जाएंगे या तो फिर आपके फसल खराब हो जाएंगे। तो इस चीज को एक वेल्थ के हिसाब से आप लंबे समय तक अपने पास स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। जबकि मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सर, करेंसी एक ऐसा टर्म है, या फिर आज के डेट में हम जो मनी देख रहे हैं, जो करेंसी नोट देख रहे हैं सर, ये ऐसा चीज है जो कि मैं 10 साल 20 साल 30 साल तक भी अपने बैंक अकाउंट में सेफली रख सकता हूं। तो ये क्या है कि पहले डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ होता था, जिसके चलते भी हम लोगों को इकोनॉमी में मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। वैसे ही एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू? जैसे आज के डेट पे वो चाहे आपके सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक हर एक चीज का जब वैल्यू निर्धारित करना रहता है, वैल्यू डिटर्मिनेशन करना रहता है, तो उस वक्त हम प्राइस को यूज करते हैं, मनी को यूज करते हैं। कोई भी चीज हो, चाहे वो टीवी हो, वो फ्रिज हो, वो आपका एसी हो, वो हेलीकॉप्टर हो, वो एक गोदरेज हो, वो एक बंगलो हो, वो एक छोटा सा पेन क्यों ना हो, हर चीज को हम पैसे के हिसाब से तोल सकते हैं कि इसका दाम 3000 है, इसका दाम 2000 है, इसका दाम 10 लाख है, इसका दाम 2 करोड़ है। तो हर चीज को हम पैसे से तोल सकते हैं। लेकिन पहले के जमाने में क्योंकि एक ऐसा कॉमन मेजरमेंट वैल्यू अवेलेबल नहीं था, तो ये दूसरा बड़ा डिसएडवांटेजेस था बार्टर सिस्टम का। एंड द लास्ट वन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड पेमेंट? डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है क्रेडिट परचेज करना, या फिर आज हम परचेज कर रहे हैं, आज जो पेमेंट करना है वो हम टाल के 2 दिन बाद पेमेंट करना चाहते हैं, 1 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद हम पेमेंट करना चाहते हैं, जो कि आज के डेट में बहुत इजी है, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। कभी कभी कमर्शियल पेपर दे दिए, कमर्शियल बिल दे दिए, या फिर कोई भी, मतलब ये सब ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको भी हम डेफर्ड पेमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। लेकिन पहले के जमाने में डेफर्ड पेमेंट बार्टर सिस्टम के वक्त नहीं हो पाता था। तो ये कुछ ऐसे लैकुनाज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसके चलते मनी का कंसेप्ट मार्केट में निकल के आया। अब हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अभी हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। उससे पहले मैं मनी का डेफिनेशन फिर से दोबारा यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि सर मनी मीन्स इट इज ए पर्टिकुलर थिंग और इट इज ए जनरल थिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी में वो कहता है कि सबसे पहले तो निकल के आया क्या? सबसे पहले था हम लोगों का कमोडिटी मनी। क्या था? कमोडिटी मनी, या फिर सर जिसको हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले मार्केट में आया था आपका कमोडिटी मनी, कि कोई भी चीज अगर आपको खरीदना है तो उसके बदले में आपको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज दूसरा आइटम देना पड़ता था, जिसको हम लोग कहते थे कमोडिटी मनी। उसके बाद सेकेंड इवोल्यूशन, इसके बाद सर क्या निकल के आया? इसके बाद निकल के आया आपका मेटालिक मनी। क्या निकल के आया? मेटालिक मनी। मतलब कुछ ऐसे मेटल्स थे, प्रीशियस मेटल थे, जैसे आपके गोल्ड कॉइन्स हो गए, सिल्वर कॉइन्स हो गए, कॉपर के कॉइन्स हो गए, जिसको हम लोग यूज करते थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो कमोडिटी मनी के बाद आ गया आपका मेटालिक मनी। उसके बाद फिर निकल के आया आपका पेपर मनी। पेपर मनी मतलब क्या है सर? पेपर मनी जो आज के डेट पे चलता है, जैसे कि आपके करेंसी नोट्स हो गए, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000 के नोट्स, ये सारे हो गए आपके पेपर मनी। उसके बाद पेपर मनी के बाद फिर से कुछ बदलाव आए इकोनॉमी में, समाज में, सोसाइटी में कुछ नए बदलाव आए, जिसके चक्कर में एक नया मनी निकल के आया। उसको हम लोग कहते हैं क्या? क्रेडिट मनी। अब सर क्रेडिट मनी क्या होता है? क्रेडिट मनी में आप डाल सकते हो, जैसे कोई ड्राफ्ट हो गया,
ठीक है, जिसको डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, या फिर चेक हो गए, ठीक है, या फिर कोई हाँ ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्रेडिट परचेज करते वक्त यूज करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग क्रेडिट मनी के अंदर ला सकते हैं। अब क्रेडिट मनी के बाद आज के डेट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी। क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी। अब सर प्लास्टिक मनी का मतलब क्या हो गया, जितने भी कार्ड्स आप देख रहे हो, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, आपके वीजा हो गए, वीजा कार्ड हो गए, ठीक है, जो भी आप लोग एटीएम का कार्ड यूज कर रहे हैं ना, शॉपिंग करके आप लोग यूज करते हैं जब भी आप कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो ये सारा हो गया आपका प्लास्टिक मनी। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी में हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले था कमोडिटी मनी, फिर आया मेटालिक मनी जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ण मुद्राएं, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड कॉइन या फिर सिल्वर कॉइन, मेटालिक कॉइन्स। उसके बाद आ गया पेपर मनी, क्रेडिट मनी, ड्राफ्ट्स हो गए, चेक्स हो गए, एंड द लास्ट वन प्लास्टिक मनी जिसको हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वीजा के नाम से जानते हैं। तो ये सारे हो गए इवोल्यूशन ऑफ मनी कि कैसे मार्केट में, कैसे हमारे इकोनॉमी में धीरे धीरे मनी का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस ऑफ मनी। सर व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस ऑफ मनी? मनी का क्या काम क्या है, जो पैसे का काम क्या है, पैसा एक्चुअल में करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है। एक पोएम के हिसाब से 2 लाइन में लिखा गया है कि मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर। मनी का मतलब क्या होता है सर? मनी इज ए फंक्शन, सॉरी, मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। फिर से दोहराना चाहूंगा, मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। सर इसका मतलब मनी के कुछ 4 बेहतर फंक्शंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि मनी कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, and money can be used as standard of deferred payment, and money can be used for store of wealth। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, money can be used as medium of exchange, money can be used as measure of value of a particular asset या फिर value measurement, then money can be used as standard of deferred payment, and money can be used for store of wealth। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके फंक्शंस ऑफ मनी। अब मैं आपको कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि नॉर्मली बोर्ड में आता है। एक तो है आपका फिएट मनी। क्या आप बोलते हैं उसको? हम फिएट, FIAT क्वेश्चन में आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फिएट मनी, इसका मतलब क्या होता है। एंड दूसरा इज फिड्यूशियरी मनी, FIDUCIARY, फिड्यूशियरी मनी। ये 2 चीज क्या है सर? एक हो गया फिएट मनी, एक हो गया फिडुशियरी मनी। ये आता है 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन। फिएट मनी का मतलब हो गया इट इज दैट मनी, इट इज दैट करेंसी which is printed or which is issued in the economy by the order or by the authority of the government। सर जो पैसा सरकार इकोनॉमी में सप्लाई करता है, जो करेंसी के नोट्स आरबीआई छपा के मार्केट में इशू करता है, जैसे आपके 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000 के जो नोट्स निकल के आते हैं, ये जो करेंसी नोट हैं, इसको कहते हैं हम लोग फिएट मनी। क्यों? क्योंकि इसी को मनी बोल के कह के आरबीआई ने प्रिंट करके मार्केट में सप्लाई किया हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं फिएट मनी। अब दूसरा हो गया फिडुशियरी मनी। इसका मतलब क्या है? देखिए जो फिडुशियरी मनी है, इसको भी हम आजकल आज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। जो काम ये फिएट मनी करता है, वही काम फिडुशियरी मनी भी करता है। सर बस समझना पड़ेगा, अंतर ये है कि फिएट मनी इज इशूड बाय आरबीआई by the government and it is authorized and it is issued by the government, whereas fiduciary money print नहीं करता आरबीआई, fiduciary money issue नहीं करता गवर्नमेंट, this is not authorized by government to
प्रिंट एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी। सर इसका प्रिंटिंग का काम, इसका सप्लाई का काम आरबीआई या गवर्नमेंट नहीं करता, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम चाहें तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आज इक्विवेलेंट टू मनी करके मार्केट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि फिडुशियरी मनी के एग्जांपल हो गए चेक, ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका कमर्शियल बिल, आपका हो गया प्रोमिसोरी नोट। ये जितने भी हैं सर ये सब है आपके फिडुशियरी मनी। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी दुकान से कोई चीज खरीदता हूं तो उसको कैश ना दे के मैं उसको चेक भी दे सकता हूं, उसको एक ड्राफ्ट भी दे सकता हूं, कमर्शियल बिल या प्रोमिसरी नोट देके क्रेडिट परचेज भी कर सकता हूं। तो सर जो काम ये करेंसी नोट करते हैं वही काम फिडुशियरी मनी भी करता है। बस अंतर इतना है कि फिएट मनी इज दैट मनी व्हिच इज प्रिंटेड एंड इशूड एंड ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, whereas fiduciary money is not printed or authorized by the government, but the general public can use these documents instead of money for the purpose of exchange of commodities। ठीक है, अब हम बात करेंगे मनी सप्लाई के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान अभी मनी सप्लाई के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? अब देखिए सप्लाई या फिर मनी सप्लाई का मतलब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये आपके एग्जाम में पक्का आता ही है। व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? मनी सप्लाई का मतलब क्या है, अभी उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए मनी सप्लाई का मतलब हो गया, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी, इट इज द total amount of money or currency which is available with the general public of our economy, of our country within a particular period of time or at a particular point of time, sorry at a particular point of time, not period, at a particular point of time। वो क्या बोल रहा है सर? व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? द स्टॉक ऑफ मनी, the stock of money held by the public at a point of time, period नहीं, वो गलत हो जाएगा, at a point of time, क्योंकि money is a stock concept not a flow concept। the stock of money held by the public, लोगों के पास, जनता के पास, जनरल पब्लिक के पास कितना अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है at a particular point of time is known as money supply। अगर ये इकोनॉमी है, अगर इसमें ये सारे हमारे जनरल पब्लिक हैं, तो इन सबके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में टोटल कितना पैसा अवेलेबल है, उसी को हम लोग कहते हैं मनी सप्लाई। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मनी सप्लाई इज द स्टॉक ऑफ मनी और इट इज द स्टॉक ऑफ करेंसी अवेलेबल विथ द जनरल पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज मनी सप्लाई। अब सर इस मनी सप्लाई में आप जो बार बार बता रहे हो कि इट इज द स्टॉक ऑफ करेंसी, इट इज द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विथ पब्लिक, देखिए मैं बार बार क्या लिख रहा हूं, इट इज द स्टॉक ऑफ मनी होल्ड बाय, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पे समझने वाला बात है कि सर पब्लिक के अंदर कौन कौन जाते हैं। मनी सप्लाई पढ़ने वक्त पब्लिक वाले आइटम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मनी सप्लाई में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इट इज द स्टॉक ऑफ मनी होल्ड बाय पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, सही है। बट पब्लिक के डेफिनेशन के अंदर किन किन लोगों को हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है और किन किन लोगों को हम इंक्लूड नहीं करते, तो वो अगेन बताता है कि पब्लिक में कौन कौन जाते हैं। सर पब्लिक इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब हम लोग हाउस होल्ड, पब्लिक इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म। जितने भी बिजनेस फर्म्स एंटिटीज आप देख रहे हैं, ये सारे बिजनेस फर्म और सारे हाउस होल्ड पब्लिक के अंदर आ जाते हैं। तो कौन कौन आ जाते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म, ये जो हैं वो पब्लिक के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड हैं। सर कुछ लोग ऐसे हैं जो पब्लिक के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो क्या है?
गवर्नमेंट। सर अगर गवर्नमेंट के पास कोई चीज है, अगर गवर्नमेंट के पास कोई है पैसा, तो उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई। सर अगर सेंट्रल बैंक के पास भी कुछ पैसा है तो उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड तीसरा क्या है, कमर्शियल बैंक। देखिए बात को समझना पड़ेगा कि अगर मिस्टर ए है, सर मिस्टर ए किस कैटेगरी में आ जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल में आ जाता है। अगर मिस्टर ए किसी भी कमर्शियल बैंक, मान के चलिए एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोई भी एक कमर्शियल बैंक में अगर मिस्टर ए किसी एक कमर्शियल बैंक में उसके रेस्पेक्टिव सेविंग्स अकाउंट में अगर कुछ पैसा रखा है, देन दैट मनी विल इंक्लूडेड, बिकॉज वो जो पैसा है वो मिस्टर ए को बिलोंग्स करता है। यहां पे हम कमर्शियल बैंक वालों के पैसे को पब्लिक में नहीं लेते। इसका मतलब अगर सर कमर्शियल बैंक का अपना कोई प्रॉफिट है, अपना कोई रेवेन्यू है जिसको वो रखा हुआ है, देन दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट और दैट इनकम व्हिच इज जनरेटेड बाय कमर्शियल बैंक इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन पब्लिक और इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई। ये चीज में आप लोग कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। चलिए, तो प्राइवेट इंडिविजुअल इंक्लूडेड है, बिजनेस फर्म का पैसा इंक्लूडेड है, लेकिन अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक वालों का कोई पैसा उन लोगों के पास है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ गए कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। सर मनी सप्लाई पढ़ते वक्त हमको किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर ऐसे क्या कंपोनेंट्स हैं जिसको मिलाकर हम मनी सप्लाई कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए नेशनल इनकम पढ़ते वक्त हर वक्त हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़ा हुआ है, चाहे वो आपका वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, आपको पता है कि उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वैसे ही मनी सप्लाई के भी दो कंपोनेंट्स हैं। 3 मार्क क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं 3 मार्क क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स हैं सर, एक हो गया आपका करेंसी कंपोनेंट, क्या है, currency component, and the second one is deposit component। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास हार्ड कैश है, नगद पैसा, जो हम लोगों के पास पैसा अवेलेबल है, करेंसी अवेलेबल है, उसको भी हम मनी सप्लाई में लेंगे। और उसी के साथ साथ अगर कोई पैसा हम आज डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट के हिसाब से अगर, या फिर अदर डिपॉजिट के हिसाब से अगर हम किसी बैंक में रखे हैं, तो हमारा पैसा है वो बैंक का पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा है जो हम लोगों ने सिर्फ बैंक के पास रखा हुआ है। इसलिए वो डिमांड डिपॉजिट या फिर अदर डिपॉजिट्स को भी हम लोग मनी सप्लाई में लेंगे। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, ये कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई 2 तरीके के हैं, एक हो गया करेंसी कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज डिपॉजिट कंपोनेंट। सर करेंसी कंपोनेंट में आ जाएगा क्या, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। सर जो भी 10, 20, 50, 100, 1000, 500 के नोट्स हैं और जो कॉइन्स हैं, ये सारे आ जाएंगे आपके करेंसी कंपोनेंट में। डिपॉजिट कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में चेक इशू किया गया हो। बैंक डिपॉजिट्स अगेंस्ट व्हिच चेक इज इशूड। तो ये हो गया आपका डिपॉजिट कंपोनेंट और ये हो गया आपका करेंसी कंपोनेंट। अब हम पढ़ेंगे एक एक्सेप्शनल चीज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम 3 मार्क क्वेश्चन, अगेन उसका 3 मार्क क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि व्हाट आर द आइटम्स व्हिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मनी सप्लाई। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। व्हाट आर द आइटम्स एक्सक्लूडेड, सर ये इंक्लूडेड नहीं है। क्या क्या इंक्लूडेड है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सर कॉइन्स है, करेंसी नोट्स है और बैंक डिपॉजिट जो भी है, ये सारे इंक्लूडेड हो गए मनी सप्लाई में। लेकिन ऐसे कौन से आइटम्स हैं दोज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मनी सप्लाई,
मनी सप्लाई कैलकुलेट करते वक्त हम उन चीजों को ध्यान नहीं देते, जिन चीजों को हम हटा देते हैं, वो क्या चीज है? पॉइंट 1, द अमाउंट ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक आज दे आर कैश रिजर्व। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे रिजर्व होते हैं, उसको कहते हैं एलआरआर या फिर लीगल रिजर्व रेशियो। उसके अंदर आपके आ जाते हैं कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऐसे बहुत सारे रेशियो हैं, बहुत सारे रिजर्व हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर कुछ ऐसे रिजर्व के तौर पे कमर्शियल बैंक कोई कुछ कॉइन्स और अपने करेंसी अपने पास रिजर्व करके रखता है तो उस चीज को हमको इंक्लूड नहीं करना। इसका मतलब एनी कॉइन्स और करेंसी held as deposit, held as reserve by कमर्शियल बैंक। दूसरा हो गया आपका गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो भी है, गवर्नमेंट कैश एंड करेंसी, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद आ गया द स्टॉक ऑफ गोल्ड हेल्ड विथ द सेंट्रल बैंक। देखिए क्या बता रहा है, वेरी इंपोर्टेंट, गोल्ड हेल्ड बाय आरबीआई। अब सर आरबीआई क्यों सोना रखने लगा? जब भी आरबीआई पैसा मार्केट में इशू करने जाता है, प्रिंट करने जाता है, तो उस टाइम उसको क्या करना, एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, उसका नाम कहते हैं हम लोग मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस मिनिमम रिजर्व सिस्टम, व्हेनेवर आरबीआई कम्स अप विथ न्यू प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज इन द मार्केट या फिर प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी इन द मार्केट, बिफोर दैट द आरबीआई और द सेंट्रल बैंक नीड टू डिपॉजिट सम पोर्शन ऑफ इट as गोल्ड विथ इट। तो सोने के रूप में या फिर गोल्ड के आकार में उसको कुछ रिजर्व करके रखना पड़ता है बिफोर इट गो फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। तो वही वो बता रहा है कि अगर आरबीआई के पास कुछ सोना है तो उस गोल्ड को भी हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं दोज आर नॉट इंक्लूडेड और व्हिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मनी सप्लाई। एक हो गया आपका करेंसी या फिर कॉइन्स व्हिच आर हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक आज पार्ट ऑफ देयर रिजर्व। उसके बाद वो बोलता है कि एनी कॉइन्स और करेंसी व्हिच आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन इट्स ट्रेजरी। उसके बाद बोला इफ एनी गोल्ड व्हिच इज रिजर्व और केप्ट रिजर्व बाय आरबीआई, ठीक है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का सोना, कमर्शियल बैंक का रिजर्व और गवर्नमेंट का ट्रेजरी का पैसा, ये कुछ चीजें हैं जिसको हम मनी सप्लाई पढ़ते वक्त इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। क्या पढ़ेंगे सर? मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई को हम लोग कैसे मेजर करें। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में 4 फॉर्मूला है, कुछ 4 ऐसे फॉर्मूला हैं जिस फॉर्मूले के वजह से हम मनी सप्लाई निकाल पाएंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कितने तरीके के हैं? एक हो गया आपका M1, दूसरा हो गया M2, तीसरा हो गया आपका M3 एंड द फोर्थ वन इज योर M4। बट मैं आपको ये चीज बता के रखता हूं कि सीबीएसई 2020 सिलेबस के हिसाब से M2, M3 और M4 आपके सिलेबस में नहीं आते हैं। आपको पढ़ना क्या है? सिर्फ और सिर्फ M1 पढ़ना है। सर M1 एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम मनी सप्लाई को कैलकुलेट कर पाएंगे। और जो फॉर्मूला क्या कहता है? M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब C का मतलब क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जबकि DD का मतलब हो गया डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स।
एंड अदर डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया? देखिए अदर डिपॉजिट में वो बता रहा है, अदर डिपॉजिट मींस इट इज द डिपॉजिट ऑफ क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिट्स ऑफ क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF एटसेट्रा। सर व्हाट डू मीन बाय क्वासी? क्वासी का मतलब हो गया आधा अधूरा, जो कि पूरा ना हो उसको हम लोग कहते हैं क्वासी, पार्ट या फिर पार्शियल जिसको कहते हैं उसको कहा जाता है क्वासी। तो क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं जो प्योर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते, या फिर इसको हम क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो अगर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस लाइक WHO हो गया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गए, अगर इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिपॉजिट हम लोगों के पास अवेलेबल हैं तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे हमारे मनी सप्लाई के अंदर। तो M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब हो गया करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD का मतलब हो गया डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, एंड OD का मतलब हो गया डिपॉजिट ऑफ क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक WHO एंड IMF। ठीक है, तो इसमें भी एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि सर ये जो M1 है ना, इसको हम लोग जानते हैं नैरो मनी के हिसाब से। क्या है इसका नाम? मैं यहां पे लिख देता हूं, नैरो मनी। आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नैरो मनी, या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नैरो मनी। तो आपको चूज करना है M1। तो सर ब्रॉडर मनी कौन सा है? ब्रॉडर मनी हो गया आपका M4। M4 इज योर ब्रॉडर मनी एंड M1 इज योर नैरो मनी। कंसेप्ट क्लियर? चलिए, तो ये था आपका मनी वाला चैप्टर। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे बैंकिंग चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बैंक। ठीक है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड सर्विस टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, and which provide financial services to the general public in the way of accepting deposit, granting loans and other, जो भी है उसका डेफिनेशन। तो बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, फिर अगेन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये सारा चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा क्या चीज? सर व्हाट डू यू मीन बाय मनी, मनी का मतलब क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टीज थे जिसको फेस करने के चक्कर में हम लोगों को मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। व्हाट अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ मनी, या फिर इवोल्यूशन ऑफ मनी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले तो था कमोडिटी मनी, उसके बाद आ गया मेटालिक मनी, उसके बाद आ गया पेपर मनी, उसके बाद आ गया आपका क्रेडिट मनी, एंड द लास्ट वन इज योर प्लास्टिक मनी। तो वो इवोल्यूशन ऑफ मनी भी हम लोगों ने पढ़ा, फंक्शंस ऑफ मनी भी पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सर मनी सप्लाई क्या होता है, उसके अंदर जो पब्लिक लिखा गया है, पब्लिक का मतलब क्या क्या है, उसके अंदर कौन लोग जाते हैं एंड कौन लोग नहीं जाते हैं। फिर मनी मेजरमेंट क्या कैसे करते हैं, M1 का मतलब क्या होता है, C, DD एंड OD का मतलब क्या होता है, फिएट मनी, फिडुशियरी मनी, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ है आज के क्लास में। फिर मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर। थैंक यू सो मच।